हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बुक कोड 502 की यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सोशल साइंसेज इन स्कूल करिकुलम। हम स्कूल करिकुलम में सोशल साइंस को किस एस्पेक्ट से देखते हैं, इस यूनिट में हम देखेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस्ड सोशल साइंस करिकुलम। सोशल साइंसेस के करिकुलम को किस किन चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया। Many forces, ideas and ideologies, events and occurrence, movement and revolution, conflict, relationship, environment and resources have shaped the social science curriculum। कि जो हम आइडियोलॉजी है, जो इवेंट्स हैं, जो मूवमेंट्स हुए और जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसके रिसोर्सेज हैं, इन सभी चीज़ों ने सोशल साइंस के करिकुलम को इन्फ्लुएंस किया। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम था उसमें सोशल साइंस एक सेपरेट डिसिप्लिन नहीं था, और जो हमारी कॉलोनियल रूलर्स थे हमारे, उन्होंने इस तरह का एजुकेशन सिस्टम इंडिया में बनाया कि जो इंडिया के लोग हैं वो एक एफिशिएंट ऑफिसर या फिर क्लर्क बनकर रह जाएं कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर। इन द कोर्स ऑफ टाइम, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज, इथोस एंड आइडल्स ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल एंड द वैल्यूज़ एनश्राइन। अब उसी टाइम पर क्या हो रहा है कि नेशनल आइडियोलॉजीज़ और जो हमारे इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल है, उसकी वैल्यूज़ हैं, वो बाहर निकल कर सामने आई, और उन्होंने भी अपना असर दिखाया किसके ऊपर, सोशल साइंस के करिकुलम के ऊपर, क्योंकि ये सारी चीज़ें सोशल साइंस के करिकुलम के अंदर ऐड होती गई। जो हमारे इंडिया की लार्ज हेट्रोजीनस पॉपुलेशन है उसने, और जो उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसने भी इस डिसिप्लिन के ऊपर अपने इम्प्रिंट्स छोड़ दिए। इंडियाज़ प्लेस इन द वर्ल्ड विद रिगार्ड टू इन्वायरमेंट, रिसोर्सेज, पॉलिटिक्स, पावर, कि पूरे वर्ल्ड के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया का जो इन्वायरमेंट है, इंडिया के रिसोर्सेज हैं, इंडिया की पॉलिटिक्स है, पावर्स हैं, इन सभी ने सोशल साइंस के ऊपर अपना प्रभाव दिखाया। और जो हमारा देश है, इसने जो इमर्जिंग इश्यूज़ है इसके, जैसे कि जनसंख्या विस्फोट होना, गरीबी, एक्सप्लॉयटेशन होना, ठीक है, अंडर डेवलपमेंट होना, तो इन सब चीज़ों ने सोशल साइंस के करिकुलम को एक तो ब्रॉड एरिया बना दिया। सेकेंड टॉपिक है कॉलोनियल लिगेसी एंड द नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव। जो हमारा कॉलोनियल पीरियड था उसके अंदर सोशल साइंस का जो डेवलपमेंट है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया सोशल साइंस के डेवलपमेंट के ऊपर। जो हिस्ट्री राइटिंग की जो परंपरा है वो भारत में ज़्यादा पुरानी नहीं है। हमें ये एडमिट करना चाहिए कि जो हिस्ट्री राइटिंग का ट्रेडिशन है वो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने शुरू किया, और ब्रिटिश लोगों ने ही इंडिया की लेंथ, ब्रेड्थ और जो इंडिया के बारे में, जो इंडिया की जोग्राफिकल चीज़ें हैं, उनको साइंटिफिक मेथड से सर्वे करके उन्होंने क्या क्या एक्सप्लोर किया। और इन्हीं सब चीज़ों ने, इन्हीं सब फैक्ट्स ने, फिगर्स ने इंडिया के लिए मतलब इंडिया का एक ऐसा डाटा जनरेट किया जो इंडिया के लोगों को और वर्ल्ड के लोगों को अननोन था। उसके बाद इन लोगों ने, जो ये कॉलोनियल रूलर्स थे, इन लोगों ने अपनी नॉलेज को इंडिया की जो स्थिति थी उसके साथ मिक्स करके और इस तरह से प्रेजेंट किया कि ये बता सकें कि ये लोग जो हैं वो सिविलाइजिंग रूलर्स हैं, और ये बेनिफिशियल हैं हमारे देश के लिए। हम सभी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, जो 3300 BC से 1300 BC तक चली जो हमारी सभ्यता है, और ये इंडिया की फर्स्ट मेजर सिविलाइजेशन है, और ये अर्बन सिविलाइजेशन है, नगरीय सभ्यता रही है। इसकी जो खोज 1826 में करी ब्रिटिश आर्मी के एक आदमी थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। 1826 में इनको एक ब्रिक मिली, ठीक है, और इन्होंने देखा कि ये जो है बहुत सारी ब्रिक्स हैं और एक लार्ज र्यून्ड सिटी है, आज की हड़प्पा के आसपास की क्षेत्र था वो। उसी के बाद 1856 से 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर थे। ये क्वेश्चन आता भी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने क्या किया,
इन्होंने छोटे छोटे एक्सकेवेशन चलाए, खुदाई के कार्य चलाए हड़प्पा साइट में, जिसमें कि अब लेकिन जो वहाँ के लोग थे आसपास के, उन्होंने जो उसकी ब्रिक्स निकल रही थी हड़प्पा की जो साइट्स थी, उन ब्रिक्स को अपने घरों के निर्माण में लगाना शुरू कर दिया। और यहाँ तक नहीं बल्कि जो 1865 में कराची लाहौर का जो रेल मार्ग बन रहा था, रेल रोड बन रहा था, उसमें भी इन लोगों ने उन ईंट का यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से कुछ कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। बट 1914 में जॉन मार्शल डायरेक्टर बने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जिन्होंने एक बहुत बड़े वाटर प्रूफ टैंक की, या फिर हम बोल सकते हैं बाथ की, और एक बहुत बड़े ग्रेनरी यानी अन्न भंडारण का जो सामान वो बर्तन होता है उसकी खोज करी। और आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज करी 1921 से 1922 में। ठीक है, अब एक और हम अपनी हिस्ट्री से एग्जाम्पल ले लेते हैं, अशोका द ग्रेट। अगर हम अशोक की बात करें तो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है H.G. वेल्स, जिन्होंने अशोक के बारे में लिखा है कि हम कितने भी हजारों राजाओं की बात कर लें, लेकिन उन राजाओं की भीड़ में जो अशोक का नाम है वो एक सितारे की तरह चमकता है। तो किसने कहा है, हमें स्टेटमेंट याद रखना है, ये H.G. वेल्स ने बोली है स्टेटमेंट। H.G. वेल्स ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। लेकिन हमें अशोक के बारे में, जो उनके नेचर के बारे में पता चलता है, वो बुद्धिस्ट लिटरेचर से पता चलता है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने ये जो लिपि है, जिस लिपि में अशोक ने स्टोन पिलर्स या इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे, उसको मतलब पढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इसके बाद जेम्स प्रिंसेप है, इनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि और भी ऐसे इंस्क्रिप्शंस हों इंडिया में, और इन्होंने पाया कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नेपाल यानी पूरी कंट्री में इस राजा के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो फैले हुए हैं। और ये राजा अपने आप को बोल रहा है बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, यानी देवताओं का प्रिय। और इस नाम की आइडेंटिफिकेशन कब हुई? 1915 में इस नाम की आइडेंटिफिकेशन हो गई कि ये जो राजा है ये अशोक है। ठीक है, यानी कौन राजा अपने आप को बिलव्ड ऑफ द गॉड्स कह रहा है? अशोक का। ठीक है, इस तरह से जो ये जेम्स प्रिंसेप हैं, इनकी वजह से हमें अशोक के बारे में, उसकी जो लाइफ है, उसकी अचीवमेंट है, जो उसकी क्वालिटीज़ है, उसके बारे में पता चला। और कुछ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स ऐसे थे, मतलब जो रुचि रखते थे इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। ऐसे ही 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो अपॉइंट हुए, इन्होंने क्या करा, विलियम जोन्स को अपॉइंट करा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एज अ चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। जो कलकत्ता की हाई कोर्ट थी, उसके चीफ जस्टिस के रूप में विलियम जोन्स को इन्होंने अपॉइंट करा, और उनको एक ऑर्डर दिया कि तुम इंडिया की हिस्ट्री लिखो। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी, और इसी के साथ ये जो पूरी टीम थी, ये इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके बारे में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। इसी के साथ जो विलियम जोन्स हैं, उन्होंने एक पीरियोडिकल जर्नल की शुरुआत करी, जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्च, जो 1788 में शुरू हुआ। यानी वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं, ये अपॉइंट हुए 1784 में, और 1788 के अंदर इनके द्वारा जो प्रयास हुए, 4 सालों में ही एशियाटिक रिसर्च जो जर्नल था उसका प्रकाशन शुरू हो गया। इसी के साथ अब हमारा क्या हो रहा है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ बनी इसी समय में, बॉम्बे में और मद्रास में। 1833 में जेम्स प्रिंस जो थे वो सेक्रेटरी बने एशियाटिक सोसाइटी के, और इन्होंने अचीवमेंट प्राप्त कर ली, वही कि इन्होंने खरोष्टी लिपि को पढ़ना, मतलब इन्होंने कैसे उसको पढ़ा जाना है, इसकी खोज इन्होंने कर ली। इसी पीरियड में आर्कियोलॉजिकल सर्वे वर फैसिलिटेड व्हेन कनिंघम। अब कनिंघम आए, और कनिंघम जो थे ये फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर थे, और इनकी जो मतलब कब बने ये, तो दिसंबर 1861 में ये बने। इसके बाद एक डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट बन गया इंडिया की जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, या फिर इंडिया की जो हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शंस हैं उनके बारे में खोज करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे एंड कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ इन इंडिया के नाम से। अब पहला ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने पहली बार इंडिया की कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री लिखने का मतलब उसने ट्राई किया? तो वो थे जेम्स मिल।
और इन्होंने कभी भारत का भ्रमण नहीं किया, बल्कि इन्होंने जो बुक्स हैं या जो इंडिया की हिस्टोरिकल जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं उनके बेसिस पर इन्होंने इंडिया का इतिहास लिखा। और इन्होंने जो अपना वर्क था वो 1806 में शुरू किया और 1818 ने 12 साल तक इन्होंने लिखा और अपनी जो इनकी बुक थी उसको द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से प्रकाशित किया। इसी के साथ बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर थे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, जिन्होंने इंडिया का इतिहास लिखने का प्रयत्न किया। जैसे मेजर जनरल जॉन मैल्कम, इनकी बुक थी द मेमोयर ऑफ द सेंट्रल इंडिया। कैप्टन ग्रांट डफ, इनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ द मराठाज। जन ब्रिक्स की बुक है द हिस्ट्री ऑफ द राइज ऑफ मोहम्मदान पावर इन इंडिया। तो इस तरह से बहुत सारे स्कॉलर्स हुए जिन्होंने, ब्रिटिश स्कॉलर्स जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री लिखने का ट्राई किया। इसके बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने इस्टेब्लिश करा 1767 में, उसने एक सर्वे को इस्टेब्लिश करा जिसके अंदर उसने कंट्री के मतलब बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा करके जो हमारा देश है उसकी मैपिंग करना शुरू कर दिया, मिलिट्री पर्पस से और सिविलियन पर्पस से। ठीक है, इसके बाद इंडिया के बारे में अब हमें लार्ज इन्फॉर्मेशन प्राप्त होने लग गई कि इंडिया की लैंड कैसी है, इंडिया में क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज है। लेकिन इसका एक लॉस क्या हुआ कि ये जो काम कर रहे हैं ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे ब्रिटिशर्स, ताकि ये इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकें। ठीक है, और इसके बाद जो गवर्नमेंट है या डेवलपिंग प्लानिंग कर सकें, तो इस वजह से इन्होंने ये सर्वे वगैरह करने शुरू कर दिए। लेकिन फ़ायदा सोशल साइंस करिकुलम को ये हुआ कि सोशल साइंस करिकुलम के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स जुड़ने लग गए। इंडिया के बारे में हमारे पास बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी हो गई कि किस तरह का प्रेजेंट इंडिया किस तरह का है, या क्या रिवर्स है, क्या माउंटेन्स है, एग्रीकल्चर कैसे, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी। तो इस तरह की जो नॉलेज है वो हमें प्राप्त होने लग गई। इंडिया के अंदर रिच डाइवर्सिटी है पीपल की, और जो सेंसस होता है इंडिया का, जनगणना जो होती है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडिया की जो कंडीशंस है उनके बारे में हमें नॉलेज देती है। तो 1872 में फर्स्ट सेंसस हुई इंडिया के अंदर, बट ये रेगुलर बेसिस पर नहीं थी। 1881 में जो सेंसस हुई उसके बाद से हर 10 ईयर में सेंसस होनी शुरू हो गई। तो अगर पूछा जाए कि पहली बार कब हुई तो 1872 में हुई, रेगुलरली कब होने लग गई तो 1881 में होने लगी। तब से अब तक रेगुलर सेंसस हर 10 साल में इंडिया में कंडक्ट कराए जाते हैं। अब इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ 1835 में, उसके अंदर जो ये ब्रिटिशर्स थे इन्होंने जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसको तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे मेथड से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, इंडियन स्टूडेंट्स को। लेकिन जो हमारी स्टडी नेचर है या फिर जो हमारी सोसाइटी है, जो सोशल साइंस है, उसको एक बहुत ही रिगरस तरीके से पढ़ाया ताकि बच्चों का इंटरेस्ट इसमें डेवलप ना हो। अब वो डिस्पैच आया 1854 में, जिसने जो हमारा इंडिया की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसको मतलब उसके बारे में उन्होंने रिसर्च करी और उसको अपनी रिकमेंडेशंस में शामिल करा। इसी के साथ 3 साल बाद 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के अंदर। अब जिस तरह से एजुकेशन का विकास हो रहा है तो सोशल रिफॉर्म भी शुरू होने लग गए, वो गर्ल्स एजुकेशन के लिए हो या फिर जो सती प्रथा है उसको दूर करने के लिए हो। तो इस पीरियड के अंदर जो इंडियन कल्चर है, हेरिटेज है, उसमें इंटरेस्ट लोगों का बढ़ने लग गया और लोग जो इंडिया की सेक्रेड बुक्स हैं, इंडिया की पवित्र किताबें हैं, उनका ट्रांसलेशन शुरू कर दिया यूरोपियन लैंग्वेज में। और इसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है फ्रेडरिच मैक्स मूलर, जो जर्मन के थे। इन्होंने एक सीरीज़ चलाई और उस सीरीज़ का नाम रखा सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट। तो इस तरह की जो सीरीज़ है वो किसने पब्लिश करी? मैक्स मूलर ने पब्लिश की। इस तरह से जो हमारी सोशल साइंस का करिकुलम है उसको बहुत सारे आस्पेक्ट से हम देख सकते हैं। धीरे धीरे जो हमारी ये रूलर्स आए, ब्रिटिश रूलर्स आए, इन्होंने जो रिसर्च करवाई या फिर जो इन्होंने सर्वे कराया, आर्कोलॉजिकल सर्वे कराए, उससे हमें इंडिया के बारे में, इंडिया की लैंड के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, पॉपुलेशन या फिर एजुकेशन के बारे में बहुत सारी फैक्ट्स और नॉलेज मिलना शुरू हो गई, जो इंडिया के जो ये सोशल करिकुलम है उसके अंदर ऐड होनी शुरू हो गई।